हो जाएगा। एमएसएमई संगठनों का एक धड़ा मानता है कि ट्रेडर्स मिलेगा। दूसरी तरफ कन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैग इस कदम को सभी के लिए फायदेमंद बता रहा है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक कमर्शियल बैंकों को अपना 40% लोन और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है। एमएसएमई को लगता है कि ट्रेडर्स के इसमें आने से उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज फिस्मे के पदाधिकारियों का मानना है कि इस कदम से मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कमज़ोर होगा, क्योंकि रिटेल या होलसेल खोलने के मुकाबले कारखाना लगाने के लिए ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। उन्हें चलाना भी आसान नहीं होता। ऐसे में बैंकों को रिटेलर को लोन देना ज़्यादा सुरक्षित लगेगा। एमएसएमई सेक्टर को लोन मिलने में दिक्कत आने पर मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार बाधित होगा। इसके चलते मेक इन इंडिया अभियान कमज़ोर होगा। बैंकों और एनबीएफसी को रिटेलर और उनसे थोक के जो विक्रेता हैं उनको लोन देना ज़्यादा आसान लगेगा। ऐसे में एमएसएमई को लोन देने में भी ज़्यादा कोताही बरतेंगे रिटेलर और होलसेल व्यापारी। कम ब्याज दरों पर लोन उठाकर चीन जैसे देशों से ज़्यादा सस्ता आयात करेंगे, ताकि सरकारी खरीदारी में 25% आरक्षण का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 तक 2,88,479 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पंजीकृत थे। थोक फुटकर ट्रेडर से चिंतित हैं। उन्हें ये परेशानी है कि जो थोक के व्यापारी और फुटकर के व्यापारी इसमें शामिल हो गए हैं। इस वजह से जो सुविधाएं एमएसएमई को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी, तो कटौती एमएसएमई के ही सुविधाओं में से होगी जो उन्हें मिल रही थी। केंद्र सरकार के इस निर्णय का थोक और फुटकर जो ट्रेडर्स हैं उससे उनको आसानी हो जाएगी, उनको बैंकों से लोन मिलेगा, इसलिए उनके लिए तो ये एक अच्छा निर्णय है। लेकिन एमएसएमई जो है वो इसको उचित निर्णय नहीं बता रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया था कि थोक और फुटकर के जो व्यापारी हैं वो एमएसएमई में शामिल किए जाएंगे। अब वो एमएसएमई की कैटेगरी में ही जो सुविधाएं मिल रही थी वो सारी सुविधाएं उनको भी मिलेंगी। अब लोन आसानी से मिलने से आयात बढ़ेगा। ये भी एमएसएमई उद्योग के संचालकों का आरोप है कि थोक और फुटकर व्यापारियों को जो लोन मिलेगा, लोन से उनको अच्छी खासी राशि मिलेगी। इससे वो जो भी उनका सामान वो बेचते हैं, फुटकर में भी और थोक में भी, उस सब के लिए वो विदेशों से आयात करेंगे और विदेशों से आयात करने का सीधा असर एमएसएमई पर पड़ेगा। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी। गौरव चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। गौरव जी, थोक फुटकर विक्रेताओं को एमएसएमई में शामिल कर लिया गया है, इससे एमएसएमई की चिंता बढ़ गई है, तो उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा उनका आरोप है कि जब इनको एमएसएमई में शामिल कर लिया है तो जो सुविधाएं इनको मिलती थी वो सारी सुविधाएं उनको मिलेगी, तो इनकी सुविधाओं में कटौती होगी। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? एमएसएमई एसएमई संगठनों का जो वर्तमान विरोध है वो उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है जी, लेकिन अगर हम इसे एक व्यापक दृष्टि के साथ देखें तो फुटकर और थोक व्यापारियों को भी फायदा होगा और उससे दोनों के बीच में एक पुल बनाकर काम किया जा सकता है, जिसका फायदा आगे आने वाले समय में व्यापारियों और जी लगता है गौरव चतुर्वेदी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क होगा तो फिर चर्चा करेंगे इसी विषय पर। संपर्क हो गया है गौरव जी से। गौरव जी, क्या कहेंगे इस पे? गौरव जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है गौरव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
तो छोटे मंझोले उद्योग की अपनी समस्याएं हैं, थोक फुटकर विक्रेताओं की अपनी समस्याएं हैं। सरकार ने उन थोक फुटकर व्यापारियों को इसमें शामिल करके उनकी समस्याओं का तो हल किया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस ओर भी ध्यान देना होगा सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो कि थोक फुटकर व्यापारी आयात बढ़ाएं और उससे एमएसएमई पर फ़र्क पड़े। अभी बैंकों से लोन लेने में एमएसएमई को सरकार ने कई सुविधाएं दे रखी थी। उस सुविधा के तहत उनको आसानी से लोन मिल जाया करता था। इन सब का लाभ अब जो है वो थोक और फुटकर व्यापारियों को भी मिलेगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग का जो विस्तार है वो बाधित होगा। जो केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है मेड इन इंडिया, उस पर भी असर पड़ेगा, ऐसा एमएसएमई सेक्टर का कहना है। इधर थोक और जो फुटकर व्यापारी हैं उनकी अपनी मांग है, उनकी अपनी दलील है इस मुद्दे पर। गौरव चतुर्वेदी जी एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी आवाज़ बढ़ाते हैं। गौरव जी आवाज़ आप पहुंची? गौरव जी से संपर्क होगा तो फिर चर्चा करेंगे। तो रिटेल या जो होलसेल के व्यापारी हैं, इनको इस योजना में एमएसएमई के में शामिल करने से वो वर्ग तो खासा खुश है, क्योंकि लोन लेने से लेके तमाम वो सारी सुविधाएं जो एमएसएमई को मिल रही थी, वो सारी सुविधाएं अब थोक और फुटकर जो व्यापारी हैं उनको भी मिलेंगे। तो उनसे जो उनकी आर्थिक स्थिति कोरोना काल के चलते गड़बड़ा रही थी, उसमें खासी राहत मिलेगी, उनको एक अच्छी मदद मिलेगी। लेकिन सरकार को एमएसएमई की ओर भी ध्यान देना होगा कि कहीं इस वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में एमएसएमई का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। अब बात करेंगे व्यवसायिक जगत से जुड़ी एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश रेडीमेड गारमेंट का हब बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र का निवेश मध्य प्रदेश में होना शुरू हो गया है। रेडीमेड गारमेंट के लिए फिलहाल प्रदेश के 4 जिले भोपाल, इंदौर, उज्जैन और धार में बड़ी कंपनियों ने दस्तक दे दी है। राजधानी भोपाल के नज़दीक बने अचारपुरा में वॉलमार्ट की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट सप्लायर कंपनी गोकुलदास अपना प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। इस कंपनी को राज्य सरकार ने रियायती दरों पर 10 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई है। कंपनी 100 करोड़ का निवेश कर अचारपुरा में रेडीमेड गारमेंट तैयार करने के लिए प्लांट लगाएगी। इस प्लांट में भी प्रदेश के करीब 4000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर उज्जैन में रेडीमेड गारमेंट प्लांट लगाने के लिए त्रिपुर की कंपनी बेस्ट कारपोरेशन कुलांस सरकार ने 15 एकड़ ज़मीन रियायती दरों पर उपलब्ध कराई है। यहां 80 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सिलाई मशीन जो प्लांट में लगाने की योजना है। यहां भी करीब 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इन कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश पर प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत दिए जाने वाले सभी इंसेंटिव तय कर दिए गए हैं। सस्ती बिजली, पानी, करों में रियायत इन कंपनियों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने पर उनके प्रशिक्षण का खर्च और अतिरिक्त रियायत इन कंपनियों को मध्य प्रदेश की सरकार मुहैया कराएगी। रेडीमेड गारमेंट तैयार करने के लिए 3 और कंपनियां तैयार हैं। इनके प्लांट धार, इंदौर और उज्जैन में लगाए जाएंगे। इन तीनों स्थानों पर भी रेडीमेड गारमेंट प्लांट शुरू होने से 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में 5 बड़ी कंपनियां निवेश करने जा रही हैं, जिससे हजारों की तादाद में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश के 4 शहर रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में बड़े निवेश होने वाले हैं। ये एक रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और धार जिले जो हैं, ये रेडीमेड गारमेंट कंपनियों के लिए
काफ़ी मुफीद माने जा रहे हैं। यहाँ राज्य सरकार ने रेडीमेड गारमेंट कंपनियों को ज़मीनें आवंटित कर दी हैं। प्रत्येक जो रेडीमेड गारमेंट के प्लांट हैं उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 4000 युवाओं को रोज़गार मिलेगा। इससे स्थानीय जो बेरोजगार युवा हैं उनको खासा लाभ होगा। बड़ा निवेश होने से मध्य प्रदेश रेडीमेड गारमेंट का हब बनेगा, जिससे और दूसरे इससे जुड़े हुए व्यवसाय को भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। सरकार वैसे भी प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में जितना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके उस दिशा में उद्योग विभाग भी काम कर रहा है। कोरोना काल में वैसे ही उद्योगों की हालत ख़राब थी, इसलिए उनको भी सरकार कई रियायती छूट दे रहे हैं, जिससे कि उद्योगों को खासा लाभ हो सके और मदद भी मिल सके। इन उद्योगों को सस्ती बिजली के साथ ही पानी और अन्य करों में भी रियायत राज्य सरकार देगी। रेडीमेड गारमेंट हब बनने से और दूसरे व्यवसायों को भी खासा फ़ायदा होगा। करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। जिनके हाथों में घपले घोटाले पकड़ने की जिम्मेदारी हो, जब वे ही घपले घोटाले में लिप्त हो जाएं, तो कानून व्यवस्था कैसे बनी रह सकती है। पुलिस महकमा अपने कर्मचारियों की मदद करने के वास्ते अलग अलग तरह की कल्याणकारी गतिविधियां वर्षों से संचालित करता आ रहा है। सभी तरह की कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करने का जिम्मा भी पुलिस कर्मचारियों के हवाले ही किया गया है। पुलिस सहकारी साख संस्था की पुलिस महानिदेशक पिछले दिनों समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान खुलासा हुआ कि पुलिस सहकारी साख संस्था में लंबे समय से गड़बड़ी चल रही है। सहकारी साख संस्था से राशि निकालने पर 20,000 तक की राशि ही नकद देने की लिमिट तय की गई है, लेकिन पुलिस सहकारी साख संस्था में पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे कई गुना अधिक राशि नकद दी जा रही थी। इसके अलावा नियमानुसार पुलिस सहकारी साख संस्था में केवल पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के ही खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि प्राइवेट व्यक्तियों और गैर पुलिसकर्मी व्यक्ति का भी खाता खोला जा रहा है। इन सब गड़बड़ियों के सामने आने के बाद पुलिस महानिदेशक ने सभी स्पेशल डीजी, एडीजी, एसएएफ के जोनल आईजी, एसएएफ के रेंज डीआईजी के साथ ही सभी जिलों के एसपी, सभी रेल एसपी और एसएएफ के समस्त सेनानी को आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सहकारी साख संस्था में प्राइवेट व्यक्तियों और गैर पुलिसकर्मियों जो हैं उन व्यक्तियों का भी खाता खोल दिया गया है। ऐसे खाते ना खोले जाएं। संस्था में 3 लाख से ज़्यादा राशि ना रखी जाए। संस्था के अध्यक्ष संस्था में रखी नकदी का समय समय पर निरीक्षण करें। संस्था द्वारा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 20,000 से अधिक की स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से ही करे, नकद भुगतान नहीं किया जाए। इसके अलावा डीजीपी ने यह भी आदेश दिया है कि बैंक, पेट्रोल पंप, सुपर बाजार, सीपीसी कैंटीन, गैस एजेंसी, पुलिस अस्पताल एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियों में किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए ही पदस्थ किया जाए। इतना ही नहीं, डीजीपी ने यह भी आदेश दिया है कि संपूर्ण सेवा काल में केवल एक बार ही कल्याणकारी गतिविधियों अथवा सहकारी संस्था में ड्यूटी करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को पदस्थ किया जाए। लिमिट से ज़्यादा नकद राशि रखने पे भी रोक लगाई है डीजीपी ने। इसके अलावा कर्मचारियों को 2 साल से ज़्यादा एक ही पोस्टिंग पर रखने पे भी डीजीपी ने रोक लगाई है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों ही क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। सूबे के एक मंत्री जी का स्टाफ उनसे एक कदम आगे की सोचकर उस पर अमल की तैयारी कर लेता है। यही कारण है कि मंत्री जी आजकल विभाग की मीटिंगों में पूरी तैयारी से लैस होकर जाते हैं और पूरी मीटिंग में छाए रहते हैं। पिछले दिनों इनके विभाग के एक अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिली। मंजूरी मिलते ही मंत्री जी उस पर जल्द से जल्द अमल शुरू करवाना चाहते थे। कैबिनेट से निकलते ही उन्होंने अपने स्टाफ को अपनी मंशा के बारे में बताया। स्टाफ ने मंत्री जी को अवगत कराया कि कैबिनेट में मंजूरी के लिए अध्यादेश पहुंचा नहीं था। उसके पहले संबंधित स्थानों पर अध्यादेश से संबंधित नियम बनाकर भेज दिए गए थे।
जिससे अध्यादेश को कैबिनेट से जब तक मंजूरी मिलती तब तक फील्ड में अमल की पूरी तैयार हो जाएगी। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद नियम बनाए जाते हैं। मंत्री जी के स्टाफ को ये पता था कि अध्यादेश को तो मंजूरी मिलना ही है, इसलिए उसके नियम भी पहले ही बनाकर कामकाज की तैयारी शुरू करवा दी। मज़ेदार बात तो यह है कि विभाग के प्रमुख सचिव इन सब बातों से अनजान थे, जबकि उनकी ही नाक के नीचे ये सब काम हो रहे थे। मंत्री जी इस अध्यादेश को अमल में लाकर आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को फ़ायदा दिलवाना चाहते हैं, इसलिए उतावले हो रहे थे। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि मंत्री जी अपने सोफिस्टिकेटेड अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।